नमस्ते। आज एक विशेष परिचर्चा जिसमें रवि नायर साहब मेरे साथ हैं। रवि नायर साहब रिलेंटलेसली मतलब बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन मेरा इनका परिचय हुआ जब ये अडानी जी के ऊपर बहुत सी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत रिसर्च की, और करीब 4-6 महीना पहले हम लोग लखनऊ में मिले। इनको हमने इनसे आग्रह किया था कि लखनऊ में आके कुछ लोगों को इसके बारे में बताएं, और फिर इनका मतलब जो it is not only investigative journalism, it is also, मुझे लगता है कि it is something more than that. It is more of a research, it is more of a duty to make people understand what is happening. और रवि नायर साहब का मूल भाषा तो मलयाली है, लेकिन मैं इनसे आग्रह करता हूं कि भाई ये दो भाषाएं, अंग्रेजी और हिंदी को मिक्स करके कुछ हम लोगों को बताएं। ये मतलब दैट इज माय रिक्वेस्ट। रवि नायर साहब, ये जो हुआ और कल फिर से एकदम से फिर वही गार्डियन और ये सब विदेशी पेपरों में, और उसमें आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसने सब लिखा कि आप लोग कितने महीनों तक, अच्छा मैं आपको फोन करता था, आप कहते थे नहीं मैं बिजी हूँ, तो मुझे लगता था मालूम नहीं कौन सा काम में बिजी है। तो बिजी एक जरूरी काम के लिए थे, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत से खुलासे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो आम जनता के लिए आपसे मैं 2-3 बहुत बेसिक सी चीजें पूछ रहा हूँ। एक तो इसमें आप लोगों का ये कहना है कि जो सेबी की नॉर्म्स है, इस देश का लॉ है जिसके अनुसार 25% शेयर किसी भी लिस्टेड कंपनी के पब्लिक में होने चाहिए, उसका 4 कंपनीज में 2017 में अडानी जी की 4 लिस्टेड कंपनी में से 3 में उसका वायलेशन हुआ है। उनके द्वारा कंट्रोल्ड और उनके भाई द्वारा कंट्रोल कंपनी द्वारा ही ये पैसा डाला गया। थोड़ा इसके बारे में, क्या कंपनी है इनके, जो चैंग लिंग का तो आपने पिछली बार ठीक से परिचय बताया था, एक नए साहब आ गए हैं नासिर शाह साहब दुबई के, थोड़ा इन लोगों के बारे में, ये लोग कौन हैं, कैसे दोस्ती है, एंड हाउ दे कंट्रोल अडानी। 25% का जो फ्री फ्लोट आपने बताया था, 75-25, सेबी रेगुलेशन के मुताबिक कोई भी लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर ग्रुप का जो ओनर्स, एक्चुअल ओनर्स है, उनका 75% से ऊपर कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। एक लॉ है, रेगुलेशन है सेबी का। 25% ओपन होना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। इसलिए तैयार किया गया था क्योंकि जब कंट्रोलिंग स्टेक ज्यादा होता है प्रमोटर्स का और मार्केट में अवेलेबल स्टेक कम होता है, सो एक्चुअल एक प्राइस मैकेनिज्म होता है शेयर्स का, वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मार्केट में शेयर्स का अवेलेबिलिटी कम हो जाता है तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाता है। नॉर्मली जस्ट बेस्ट एग्जांपल, एंड इकोनॉमिक्स, जो बेसिक इकोनॉमिक्स, इट सेज दैट डिमांड एंड सप्लाई, जस्ट लाइक दैट। जो इंडिया में टमाटर की कमी हुआ था, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया था क्योंकि वो सप्लाई नहीं आ रहा था, सो प्राइस ऊपर गया। इसमें भी शेयर्स में भी ऐसे होता है, जब अवेलेबिलिटी कम होता है सो प्राइस बढ़ जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च का जो एलिगेशंस था उसमें ये बताया गया दैट अडानी ग्रुप आर्टिफिशियली एक स्केर्सिटी, शेयर्स की कमी आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहा है क्योंकि शेयर्स का प्राइस ऊपर जाए। जब शेयर्स का प्राइस ऊपर जाता है, बाहर से देखने से ना एक लगता है दैट कंपनी का, वैसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़ जाता है, सो बाहर से देखने वालों को ये लगता है दैट ओ बहुत बड़ी कंपनी है, देखो इसका प्राइसेस देखो, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो। फिर एक और फायदा है, जब ऐसे कंपनियां कंपनी का शेयर्स प्लेज करके लोन लेते हैं, सो वो शेयर वैल्यू ना, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, शेयर प्राइस बढ़ जाता है, सो वो शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन जब ये आर्टिफिशियली क्रिएट करता है, उसमें बहुत बड़ा दिक्कत है। इसमें ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, इलीगल है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। सो इधर इन्होंने किया क्या है, तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2010 और 14 के बीच में अडानी ग्रुप, 13 के बीच में डीआरआई का एक इन्वेस्टिगेशन चला था अडानी ग्रुप के ऊपर। उस टाइम अडानी ग्रुप उनका जो 2 पावर स्टेशन सेटअप कर रहे थे, एक महाराष्ट्र में और एक राजस्थान में, तिरोडा इन महाराष्ट्र एंड कवाई इन राजस्थान। 2010 और 13 के बीच में इनका इन्वेस्टिगेशन चला था, जो पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे थे। सो डीआरआई का उस टाइम का केस था दैट
चाइना और कोरिया से पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहा है, और जहां से इंपोर्ट कर रहा है उधर से इंडिया में पावर इक्विपमेंट डायरेक्टली आता है, लेकिन इसका इनवॉइस नहीं आता। इसका इनवॉइस एक कंपनी में जाता है दुबई में, इलेक्ट्रोजन इंफ्रा FZE कंपनी का नाम है, उस कंपनी पे जाता है। उस कंपनी से दूसरा इनवॉइस इंडिया का अडानी कंपनीज में आ रहा है। सो DRI का इन्वेस्टिगेट, DRI ने अनर्थ किया था, इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने ढूंढ निकाला था दैट ए दुबई कंपनी इज अ डमी कंपनी, जस्ट अ पेपर कंपनी, इसका और कोई काम नहीं है, इसी काम के लिए बनाया गया था। ऐसे कंपनीज को हम शेल कंपनीज बोलते हैं। ए कंपनी जस्ट दिस इम्पोर्ट, व्हेन अडानी इम्पोर्ट पावर इक्विपमेंट्स, चाइना से इनवॉइस इस कंपनी में जाता है। सपोज एक इक्विपमेंट का प्राइस 100 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज का प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए का इनवॉइस चाइना से दुबई जाता है, इस कंपनी पे जाता है, इलेक्ट्रोजन इंफ्रा FZE में जाता है, और ये दुबई वाला कंपनी 200 रुपए का इनवॉइस बना के अडानी को इधर देता है। सो इंडिया से 200 रुपए जाएगा दुबई में। सो ये दुबई वाला कंपनी, दुबई मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली दुबई, दे ऑपरेटेड फ्रॉम दुबई बट द कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन शारजा। सो एक्चुअली वी शुड से, हमें ये बोलना चाहिए UAE बेस्ड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कंपनी है। सो उधर से ये कंपनी 100 रुपए जो चाइना कोरिया कहाँ से भी आया माल उधर भेज देते हैं, बाकी अपने पास रखते हैं। ये घोटाला था। सो इसे करते करते इन्होंने अप्रोक्सीमेटली $1.02 बिलियन बाहर निकाला। इसका दूसरा एक और एंगल है, जब एक थर्मल पावर स्टेशन सेटअप करता है, उसका जो टैरिफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ उसका, वो जब डिसाइड करेंगे उसमें दो पार्ट्स होते हैं। वन इज कैपेसिटी चार्जेस, सेकंड द एनर्जी चार्जेस। एनर्जी चार्जेस वेरिएबल होता है, लाइक कोयला का दाम बढ़ गया एंड ऑल दोस थिंग्स, इट कम्स इन एनर्जी चार्जेस। कैपेसिटी चार्जेस में होता है दैट जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी सेटअप कर रहा है, वो जितना पैसा कंपनी सेटअप करने के लिए लगाता है उसको वापस तो चाहिए वो पैसा। सो वो कैपेसिटी चार्जेस के थ्रू निकाला जाता है। ये पावर परचेस एग्रीमेंट्स में जो जितना भी साल का हो, नॉर्मली 25 साल का होता है इंडिया में, सो ये 25 साल के लिए कैपेसिटी चार्जेस देना ही पड़ेगा। वो हमारा जो बिजली का बिल आता है उसका पार्ट होता है। सो इधर क्या होता है, पहले ही $1 बिलियन, उस 1.02 बिलियन, उस टाइम का अप्रोक्सीमेटली 6,200 करोड़ रुपए पहले ही ले गया ना। उतना पैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू आम जनता से लेंगे, मतलब ये डबल लूट हो गया। सो ये सेकंड वाला लूट हम साइड पे रख लेंगे, अभी हमारा फोकस फर्स्ट में रख लेंगे। सो $1.02 बिलियन UAE चला गया। DRI का इन्वेस्टिगेशन ने पता किया इधर ये $1.02 बिलियन दुबई से मॉरिशस गया। फिर उसका क्या हुआ पता नहीं चला। सो 2014 मई 14 तारीख को DRI ने इनको शॉकॉस नोटिस दिया। बेसिकली DRI चार्जशीट नहीं करते, DRI का शॉकॉस नोटिस ही चार्जशीट होता है, सेपरेट नहीं होता। दैट्स अ फाइनल। इससे पहले DRI विल सीक ऑल द एक्सप्लेनेशंस, क्लैरिफिकेशन, बहुत सारे नोटिस और कम्युनिकेशन चलते रहता है। देन शॉकॉस नोटिस इज कंसिडर्ड एज द फाइनल वन। सो ये शॉकॉस नोटिस भेजने के बाद इन्होंने विनोद अडानी को और जितने लोग इन्वॉल्व है उसमें चांग चुंग लिंग का नाम भी आया था, नासर अली, शबान अली का नाम भी आया था, क्योंकि उन लोगों ने एक कंपनी सेटअप करके विनोद को ट्रांसफर किया था दुबई वाला कंपनी। लेकिन इन्होंने कोई भी इसमें अडानी ग्रुप का जो इंडिया में 2-3 लोग हैं उनके अलावा और कोई पेशी नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन में कभी गया ही नहीं। मई 14 तारीख को इन्होंने शोकॉस नोटिस भेज के मई 15 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट आ गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया। सो मिस्टर नरेंद्र मोदी के इसमें NDA गवर्नमेंट, फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट, दे वॉन, द NDA वॉन, एंड 26 तारीख को मिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। 2014 मई 26। 3 साल के बाद 2017 में जो DRI का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अडानी ग्रुप को एक क्लीन चिट दिया, बोला दिस आर ऑल आर्म्स लेंथ ट्रांसैक्शन, मतलब इन्होंने ग्रुप का पार्ट नहीं है वो कंपनी, ऐसा घोटाला हुआ नहीं है, प्राइसिंग सही था। सो इसका जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का नाम था मिस्टर KVS सिंह। इन्होंने क्या सोच के ऐसे किया था पता नहीं है, क्योंकि उनके सामने सारा एविडेंस है, कोई भी लेमैन भी देख ले,
डीआरआई ने जब अनर्थ किया था, जितना भी सामान इन्होंने इंपोर्ट किया था उसका एक्चुअल इनवॉइस उधर से मंगवाया था, और बैंक डॉक्यूमेंट्स लाइक बैंक गारंटीज दिया था, जो ट्रांसैक्शन हुआ था इस कंपनीज का, सारा इंडियन बैंक्स थे, मोस्ट ऑफ देम लाइक एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारा डिटेल्स इन्होंने निकाला था। वो सारा, आई मीन इट वेरी क्लियरली, वी कैन क्लियरली सी, हम क्लियरली देख सकते हैं उस डॉक्यूमेंट्स में दैट कभी कभी ना 220% तक इन्होंने मार्कअप किया है प्राइस। 100 रुपए का चीज है तो 220 रुपए का बिल बनाया है। और इन्होंने जितना भी ऐसे ओवर इनवॉइसिंग किया है वो सारा जीरो इंपोर्ट ड्यूटी रेजिम में आता है, मतलब जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होते। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसमें जो पावर इक्विपमेंट्स वगैरह जो इंपोर्ट करता है उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होता। सो ऐसे चीजों में इन्होंने मार्कअप किया है प्राइस। एंड दुबई से जब ये पैसा मॉरिशस गया, उधर डीआरआई का केस एंड हो गया क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन चला नहीं। सो हमने कल पता किया, हमने हमारा जो इन्वेस्टिगेशन 1 साल से ऊपर से चल रहा था, हमारा इन्वेस्टिगेशन मैं अकेले नहीं था, हमारा ग्रुप है दैट OCCRP, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे जुरिस्डिक्शन से लोग थे, लाइक इंडिया, यूएई, मॉरिशस, सिंगापुर, बर्मुडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन टैक्स हेवन्स, जहां जो टैक्स लॉज वीक है एंड लो टैक्सेस है, सीक्रेसी बहुत ज्यादा है। सो उधर से एक्सेस करना इट टुक टाइम। सो anyhow, we succeeded up to an extent, and a lot of internal communications of the group which was accused of bank statements, bank transactions. So when we read all together, and it very clearly it's bear out, it's clearly lay out what exactly happened. सो मॉरिशस से ये पैसा चला गया बर्म्यूडा। सो इन्होंने क्या किया, 2011 में मिस्टर विनोद अडानी, मिस्टर गौतम अडानी का जो एल्डर ब्रदर है, ही सेट अप अ कंपनी कॉल्ड एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इन मॉरिशस। सो दुबई में जो कंपनी था इलेक्ट्रोजन इंफ्रा एफजेडी, इसका पेरेंट कंपनी था इलेक्ट्रोजन इंफ्रा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इन मॉरिशस। सो दुबई इलेक्ट्रोजन इंफ्रा से मॉरिशस इलेक्ट्रोजन इंफ्रा में पैसा ट्रांसफर किया। दोनों कंपनी का मालिक विनोद अडानी था, और विनोद अडानी तीसरा एक कंपनी शुरू किया, एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हिंडनबर्ग में इसका नाम दिया गया है। सो ये इलेक्ट्रोजन इंफ्रा मॉरिशस एसेंट ट्रेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, दोनों विनोद अडानी का कंपनी है, दैट ये कंपनी इलेक्ट्रोजन इंफ्रा, एसेंट इंफ्रा को लोन देंगे। सो लोन एग्रीमेंट में द लेंडर इज विनोद अडानी, द बोरोवर इज आल्सो विनोद अडानी, ही साइंड बोथ। मतलब आपकी कंपनी है, आपको दो कंपनियां हैं, आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी को लोन दे रहा है, और यू आर द लेंडर एंड यू आर द बोरोवर। ठीक है जी। So, and this Ascent subscribed to the share of a fund, a feeder fund in Bermuda. उसका नाम था ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड। एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड एक पूल्ड फंड है। पूल्ड फंड मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके देन इट इन्वेस्ट्स इन डिफरेंट छोटा छोटा फंड्स। सो दैट वाज द मोडस ऑपरेंडी। इसके बाद इनके जो साथी थे इस डीआरआई का इन्वेस्टिगेशन में नाम लिया गया था, ताइवानी सिटीजन है मिस्टर चांग चुंग लिंग, एंड दूसरा इनका एसोसिएट है मिस्टर नासिर अली, शाबान अली। इन लोगों का एफिलिएशन अडानी ग्रुप से बहुत पुराना है। जो 2007 और 2009 में डीआरआई ने दूसरे एक शो कॉज नोटिस जारी किया था, जो कट एंड पॉलिश्ड डायमंड एंड गोल्ड का एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम चलाया था वाजपेयी गवर्नमेंट में। उसका मिसयूज करके इन लोगों ने करोड़ों कमाया, घोटाला किया बोल के एक केस था। उसमें भी इनको क्लीन चिट मिल गया था 2015 में, बट उसमें भी इन लोगों का नाम लिया गया था, मिस्टर विनोद अडानी, मिस्टर चांग चुंग लिंग एंड मिस्टर नासिर अली, शाबान अली।
सो मतलब इनका नाता बहुत पुराना है, इनका जो रिलेशन है बहुत पुराना है। 2005 का जो 2002 एंड 2005 का जो अडानी 2002 आई थिंक और 2005 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नाउ, आई हैव टू चेक इट। अडानी एंटरप्राइजेस का उस टाइम उसका नाम था अडानी एक्सपोर्ट्स। उसका एनुअल रिपोर्ट में ये बताता है दैट चांग लिंग इज अ डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द अडानी सब्सिडियरीज। इट्स नॉट टफ टू एस्टैब्लिश देयर एसोसिएशन। इसलिए जब हमारा रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने डिनाई किया था दैट इन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी उनका जो रिलेशनशिप इन लोगों के साथ वो डिनाई नहीं किया। ठीक है जी। सो ये दोनों लोग भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स एंड मॉरिशस में अपना अपना कंपनियां खोला, और ये लोग भी सेम वे में बर्मुडा में जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड को फंड में सब्सक्राइब किया। सो ये तीनों लोगों का पैसा उधर से बर्मुडा में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड से मॉरिशस आ गया। मॉरिशस में एक देयर आर मेनी फंड्स कंट्रोल्ड बाय वन administrator, fund administrator called Apex Fund, later Trident बन गया था। पहले Apex Fund Services था, now Trident Trust है, उसमें आया था। इनका जो 3 फंड्स वैसे यूज किया था, विनोद अडानी ने यूज किया एशिया विजन फंड, एशिया विजन फंड। सो इनका मिस्टर विनोद अडानी का तो इन्वेस्टमेंट इसमें अडानी ग्रुप में ज्यादा नहीं हुआ है, बट ज्यादा नहीं हुआ, वो भी 2012-13 टाइम में हुआ था। उसके बाद उन्होंने खुद अपने ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं किया। सो एशिया विजन फंड अडानी ग्रुप में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, 1-2 बार किया है। लेकिन नासिर अली, शाबान अली, they used 2 funds, that is Emerging India Focus Fund, EIFF, and दूसरा है EM Resurgent Fund, EMRF। जो ये दोनों फंड का पैसा अडानी ग्रुप में आना लगा, ये 2 फंड अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना शुरू किया। So, जब ये बैंक ट्रांसैक्शंस एंड मनी का फ्लो हमने ट्रेस किया था, तो उसमें पता चला ये दोनों फंड में और कोई ही अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया ही नहीं है। ये 2 सज्जन चांग लिंग एंड नासिर अली, शाबान अली, इन्होंने ही इन्वेस्ट किया है। और ये 2 सज्जन, इन्होंने और कोई शेयर खरीदा ही नहीं है। इनका पूरा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में, इन्होंने इक्विटी लिया है, फ्यूचर में बुक किया है, डेरिवेटिव्स लिया है, ट्रेडिंग किया है। वैसे करते करते इनका करीब ये तीनों का मिला के 2017 मार्च तक इन तीनों का होल्डिंग इंडियन इक्विटी मार्केट में 560 मिलियन के आसपास है। 550 से ऊपर है, 560 से थोड़ा सा नीचे है। रवि नायर साहब, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन बीच में ले लूं जिससे दर्शकों को आसानी हो जाए जी। 2017 में ही विनोद अडानी ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है, तो क्या कोई रिलेशनशिप भी यहाँ कहीं इमर्ज हो रही, क्योंकि ही लेफ्ट, उन्होंने जो अपनी रिलेशनशिप छोड़ी वो 2017 में छोड़ी सिटीजनशिप। हम उस पे आते हैं, ये फिनिश कर लो। सो ये इन दोनों का, नासिर अली, शाबान अली का और चांग लिंग का होल्डिंग आप अडानी ग्रुप में देखेंगे, उसका वर्थ था उस टाइम करीब $431 मिलियन। सो 431 मिलियन बोलने से हमें ज्यादा नहीं लगता। $1 अराउंड 67 रुपीज का था, $1। सो ये 430 मिलियन का इनटू 6 और 7 कर लें। नहीं, 1 million is 10 lakhs, right? $1 million is about 6.5 crores. Yeah, so approximately 420. Correct. So if you 420, तब आप 2,500 crores, हाँ, approximately, yeah. जब ऐसे देखेंगे तब हमें पता चलेगा कितना बड़ा था ये। सो इन्होंने क्या किया, ये अडानी ग्रुप का जो फ्री फ्लोटिंग शेयर्स है, मतलब प्रमोटर ग्रुप का नहीं है, बाकी जो फ्री फ्लोटिंग शेयर्स है जो पब्लिक को अवेलेबल होना चाहिए, वो लिया है, वो उसका होल्ड किया हुआ है। सो वैसे ही आई मीन, सो नेचुरली जो फ्री फ्लोट का कमी हो गया मार्केट में। सो फर्स्ट वायलेशन इज दैट सेक्शन 19A का वायलेशन हुआ था, दैट प्रमोटर होल्डिंग का लिमिट
ये एसोसिएट्स है, सो प्रमोटर ग्रुप का होल्डिंग में आई मीन ए होल्ड करेंगे तो दैट्स अ वायलेशन ऑफ सेबी नॉर्म्स, फ्री फ्लोटिंग का वायलेशन हुआ, दैट इज वन। सेकंड, इन्होंने सर्कुलर ट्रेड किया है। जब भी अडानी ने दो प्रमोटर ग्रुप का स्टेक कम करने के लिए सेबी के थ्रू, बीएसई के थ्रू इन्होंने जब भी ओपनली प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स और वैसे किया है, जो एक्स्ट्रा शेयर्स निकाल के किया है, हमेशा ये दोनों फंड के थ्रू इन लोगों ने वो खरीदा है। बहुत सारे एग्जांपल्स है ट्रांजैक्शंस में। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रेडिंग, वो वायलेशन है, राइट? इट्स these are actually, I mean, this actually created artificial scarcity of shares in the market, so the prices started to go. Yeah, so it started to create an illusion the group is strong. That is one part. That is the main thing which we were trying. अभी तक एक हिंडनबर्ग का एलिगेशन था that अडानी ये कर रहा है, सो कैसे कर रहा है, कौन कौन थे पीछे, उसका कोई एविडेंस नहीं था। हम यही खुलासा, OCCRP ने यही खुलासा किया है। Now let us come to Vinod Adani. Vinod Adani actually renounced his Indian citizenship, and उनको जो साइप्रस का पासपोर्ट मिल गया था, that was in December 12th December or 16th December, on that week, December 2016. December 2016 में इन्होंने छोड़ा है। So इसका exact reason हमें पता नहीं है। My personal assumption, this is not what the evidence what we got or something, this is my personal opinion, that उस टाइम ये DRI का केस चल रहा था और DRI इनको अपेयरेंस के लिए नोटिस भेजते गया, इन्होंने कभी आया नहीं। सो इन्होंने खुद एक लेटर लिखा है DRI को that I am a non-resident Indian and I was not the director of this electrogen company in Dubai. I was a director once upon a time and I left that long ago in 2012, and उसके बाद मेरा कुछ लेना देना नहीं है उस कंपनी से। So मुझे अवॉइड करना, आगे से मुझे नोटिस मत भेजना, इनका एग्जैक्ट रिप्लाई था। सो उस टाइम ए DRI का अपीयरेंस से एस्केप करने के लिए उन्होंने किया होगा। So citizenship change किया तो DRI cannot force ना, then it will get complicated, then it will go to the central government and the government has to issue order, court notice आएगा and all those things. So उनको पता था मोदी गवर्नमेंट पावर में है, so citizenship change किया तो probably that is the reason. I don't know, I really don't know. So I assume probably that was the reason. This is my personal opinion. This has nothing to do with our findings. There is a small question because someone from the government, वो मुझे कहीं मिले और उन्होंने एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि DRI ने जब सेबी को इन्फॉर्म किया जनवरी 2014 में कि प्लीज गो एंड डू अ इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस, नाउ DRI हैंडल्स द रेवेन्यू थेफ्ट और उस पे उसने अपना करके कुछ नहीं, लेकिन ही सेड कि पर्पसली DRI के लिए इंपॉर्टेंट था कि ED को भी इन्फॉर्म करें बिकॉज इट वाज अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस एंड व्हिच DRI ही सेज पर्पसली हैज नॉट डन, और वो अपना उसने उधर कर दिया, सेबी के पास चला गया। अब सेबी में यूके सिन्हा साहब आ गए, अब तो यूके सिन्हा NDTV में। But it is also very strange the sequence is slightly different. Mr. UK Sinha was appointed to SEBI in 2011. So इनका tenure था 3 साल का। So मोदी गवर्नमेंट इनका एक्सटेंशन दिया, so total he was there for almost 6 years. 2017 तक था, ठीक है जी। 2017 मार्च 1 तारीख को वो चेंज हुआ था। अभी कहाँ ये भी बता दीजिए, where he is today? He's the executive chair of NDTV, and which is controlled by Adani Group. Okay. Now this DRI's notice, SEBI got the notice from DRI on 31st January 2014. So letter में clearly लिखा था, these are their findings, and so they suspect that the money is coming into Adani's own shares. This is actually laundered money, right? So this is money laundering हो गया. So that's a section comes under PMLA, right? So it's not the duty of DRI to inform ED when they found out, and they informed the market regulator
this money is coming. SEBI should have done that, but SEBI didn't do. SEBI didn't take any action on that, as far as we know. I'll tell you why it is, why we think SEBI did not act also. Before that, DRI did not inform SEBI only. सिर्फ SEBI को नहीं इन्फॉर्म किया उन्होंने. DRI ने जो लेटर लिखा था उसके साथ CD भेजा था, वो SEBI को दिया था, SEBI चेयरमैन को दिया था, इन्होंने CBI को दिया था, इन्होंने ED को दिया था और इन्होंने IT को दिया था. लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ. लेकिन CBI ने एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और FIR कुछ फाइल किया था उस टाइम, और 2015 में क्लोज हो गया. तब तक गवर्नमेंट तो चेंज हो गया ना, सो 2015 में वो क्लोज हो गया. अच्छा, मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं, छोटा सा, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट. जैसा रवि नायर साहब ने कहा कि अपने शेयर को बढ़ा के और उसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं सरकार से, उससे ज्यादा जरा रवि नायर साहब ये बता दीजिए. मेरे कल एक दर्शक कह रहे थे कि अपने को फर्क क्या पड़ता है. ठीक है, उन फर्क ये पड़ता है, वो बता दीजिए कि 2014 में जब सरकार आई तो अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 51 रुपीज था, जो 4000 तक पहुंचा, और उस प्राइस पे हिंदुस्तान के LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने महंगे प्राइस पे वो शेयर लिया जो हमारा और आपका पैसा था. इसलिए उसको जरा एक्सप्लेन कर. The layman, they don't understand this intricacies. उतना सोचते नहीं है. हमें क्या फर्क पड़ता है? I mean, most of the people think that. I mean, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उनका अंडरस्टैंडिंग सही है. फर्क सबको पड़ता है, क्योंकि जो एक शेयर प्राइसेस ऊपर जाता है वो प्लेज करके लोन लेते हैं. आप सोच लो कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स का कितना टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स लोन अडानी ग्रुप पे, राइट? सो रिसेंटली SEBI, after Hindenburg, SEBI itself said that they have an exposure of around 28,000 crore Adani Group. There is one bank, right? वैसे बहुत सारे banks हैं, right? And Adani का total leverage बताया गया था, it's around I don't remember exactly, 1.4 lakh crore, something like that. Exactly. रवि साहब, वो जो शेयर बेच देते हैं वो भी तो एक है ना, बिकॉज एक मिनट बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ. सो एक शेयर प्लज करके लोन लेते हैं. शेयर का प्राइस जब इन्फ्लेट करता है, इन्फ्लेट करके वो प्लेज करके लोन लेते हैं, राइट? सो उसमें दिक्कत है दैट सपोज समथिंग गोज रॉन्ग एंड शेयर प्राइस, अभी जो हिंडनबर्ग केस में हुआ था, बट दैट वाज टेम्पररी, समथिंग मेजरली हैपेंस एंड द शेयर प्राइसेस फॉल्स. ठीक है जी. एग्जाम्पल है तो मार्केट में परसेप्शन ऐसा है दैट इससे पहले देखो, अब 2014 से पहले देखो, इंडिया में जो पॉलिटिक्स और बिजनेस पीपल का रिश्ता है वो नया नहीं है, बहुत पुराना है. वो इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू किया था. दैट इफ यू लुक एट घनश्याम बिरला सपोर्टिंग कांग्रेस, राइट, ऑफ फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, ऑल द स्टफ, बजाज, yes, yeah. And so the relationship between business people and politicians are not new in India. Oh, independence ke baad bhi it continued just like that. Okay, the relationship between Mr. Tata and Mr. Jawaharlal Nehru is said to be legendary, right? So it has always been like this, and most of these business people leveraged their connection with the government for the development of their businesses, and that's also, I mean, that in a way that's fine. It's fine as long as there are no major corruptions or something. That's fine. Dhirubhai Ambani, it's a relationship with Indira Gandhi, and how the business grew. So that was also well known and documented. But there's a problem after 2014. After 2014, if you look at the Indian corporate arena, there is only one group, only one business group got that leverage. Everything is going to that one group. And at least I haven't seen that government changing rules particularly to fit in that particular group into the things of business. Where उनको experience नहीं है, उनको fit in करने के लिए सरकार रूल ही change कर लेते हैं और उनके लिए नया रूल बनाता है. So these kind of things, that is why Adani Group always came into suspicion. Mr. Adani can say that, okay, Mr. Modi treats every businessman on the same way, but
But for a person looking from outside, it's very clearly visible that's not the case, right? People usually ask me, what do you have against Adani? I mean, I have nothing against Adani. Why should I have something against Adani? I have nothing to do with him, right? I'm a journalist. My job is to investigate and explain the things which are hidden, which should be in public domain if somebody is not saying that, and which should be in public domain. So investigate and find out is the job like my colleague who colleagues who helped me in this article, who was with me writing this report, investigating this report. I mean, our job is to investigate and find out. We have nothing against any individual or corporate. There is I mean, it's a closing question and time ho gaya. I want to close it. But इसी से एक question है और बहुत small question. Yeah, I think one thing I didn't complete. Yes. When this government changes and Adani Group shares fall tomorrow, I won't say it will collapse, but it falls drastically tomorrow. Or in one of its streams, they have many streams of business: ports, airports, logistics. You name them, they are everywhere. Infrastructure. And the infrastructure in business, these are actually long gestation businesses, and its profits comparatively comes less. Suppose if Adani Group, one company fails, iska jo cascading effect hoga, that affect the entire group. In that case, the group will struggle to repay the loans to the bank. Do you understand? So it's not the small amounts. The loans are not small amounts. The loans what these groups have taken is massive. It will affect the banks. It will affect the LIC. At the end of the day, these are public money. Hamara paisa. Suppose we have an investment in SBI. We bank with SBI. If SBI collapse tomorrow and if they are not able to pay, SBI won't collapse just like that because SBI is too huge. But at the end of the day, why should public money be wasted like this on businesses? That should be the question. So, correct. नहीं नायर साहब, मैं एक और मतलब दर्शकों को एक और चीज बता दूं. In insurance, when we do a term insurance with LIC or any insurance with LIC, they give you two type of returns. One, they say it's a fixed, and one they say on the total profit they earn, they also pass on to their I mean, people who have taken their insurance. Now that does get affected because that's actually market linked. Yes, related to market linked schemes. Yeah. So that gets affected. Now my last question, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे इसलिए है कि जैसे आपसे या मुझसे भी बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका अडानी जी का तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नेवर सीन हिम 1-to-1, पिक्चर में देखा. लेकिन एक चीज बताइए, द व्हाई द होल ऑफ बीजेपी एंड होल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाई दे कम एज अ टू डिफेंड अडानी जी? Why? I mean, ये भी मुझे समझ में नहीं आता. I mean, see, all those people who investigated this story was accused of funded by OCCRP, trying to, funded by Soros. OCCRP is funded by, that was the accusation, and trying to destabilize India. So, I mean, there are two questions comes in. I mean, मुझे तो हंसी आता है. The first thing is, we actually sent a questionnaire to the Adani Group. आज Friday है. So Tuesday, not the day before Tuesday, उससे पिछले हफ्ते Tuesday को अडानी ग्रुप को हमने क्वेश्चनर भेजा था. हमने लिखा ये पॉइंट्स है, so इसमें आपका कमेंट्स क्या है, हमारा फाइंडिंग्स ये है, इसमें आपका कमेंट्स क्या है. अडानी ग्रुप का रिप्लाई हमें आने से पहले एक पीटीआई को लीक हुआ. कहां से हुआ? तब से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया that Soros funded anti-India, Chinese connection, all this bullshit. Now, the thing is that whenever someone exposes on Adani, there are two things what I want to say. Whenever someone exposes something on Adani, the entire right-wing IT cell, their paraphernalia, they go into overdrive to attack the journalists and or whoever it is. And try to paint a thing that this is an attack on India or an Indian institution. Adani's response to Hindenburg report also said that, and it's kind of mentioned to their response to us also,
to OCCRP, Guardian, and FT, it was kind of same, right? So the first question is Adani India? So is Adani India? Or India is Adani? So पहले इन्होंने बोला था that Modi is India, India is Modi, right? So अभी India become Adani and Adani become India. It's dangerous. This is dangerous, right? That is one thing. इसके दूसरा part भी है. इंडिया में इतने सारे कॉर्पोरेट्स हैं, राइट? टाटा से लेके, रिलायंस लेके, मारुति से लेके, महिंद्रा से लेके, यू नेम देम, राइट? इतना घोटाला कोई और ग्रुप के बारे में बाहर नहीं आते, right? Correct. No one alleges these kind of malpractices and corruption about any other group. No one alleges the government, the regime of the day, supporting one business group. And if something comes out also, nobody says that this is an attack on India. So it creates a doubt. Is the BJP leadership have any stake in the Adani business? Or इससे पहले no other business captain was so partisan, openly partisan in their political approach. No one, right? So what is happening? What is the BJP IT cell and BJP's senior leadership's role in Adani? Why they are silent? See, I mean, yesterday's story was a major story, right? Correct. If BJP leadership was clean, they should have actually done. SEBI comes under Ministry of Finance, DRI comes under Ministry of Finance, ED comes under Ministry of Finance, right? Union Ministry of Finance, all this. IT comes under that. CBDT comes under Ministry of Finance. Yeah. The Minister of Finance should have convened a meeting and announced that these are serious issues. We are forming a committee. They should be investigated. What happened? Not a single person commented anything on. So whenever serious or critical issues comes up like this, they go to a shell. They use their IT cell coolies. I'm using the word deliberately, IT cell coolies, brainless idiots, and attack everyone and try to protect the corruption. And Mr. Modi says that he is against corruption. There is no corruption, against him. What is this? This is corruption, the height of corruption. Yes. And our mainstream media never speak on this. Just to conclude, रवि साहब, मैं एक चीज बता दूं, कई लोग ये कहते हैं ना कि जॉर्ज सोरेस ने वहां पैसा दिया, उसने वहां पैसा दिया, रॉकफेलर का पैसा है. I will just tell you one thing. Please understand कि any newspaper, any news media के पास उसको फंड चाहिए होते हैं चलाने के लिए. I'm just showing one just to make people understand. This is a Chinese ad और वो ये हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर हिंदू में निकला है. बाकी तो छोड़ दिए, दैनिक जागरण सब में आया था. Why I'm showing this is, क्या चाइना अगर हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में या टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दे रहा है तो क्या ये चाइनीज स्पॉन्सर्ड पेपर है? People must understand. Any newspaper, any news agency का ad is a business. और वो और बहुत से लोग अच्छे उसमें देते हैं ऐड, भाई कि हम देश में ज्यादा रोजगार बढ़े या देश में वन फॉरेस्ट के लिए हो. सो पीपल ट्राई टू इसको वो मैनेज करके और फिर उसको एक दूसरे ढंग से कम्युनिकेशन को करते हैं. नेवरदलेस मेरे ख्याल में हमको और आपको खास करके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज स्टिल आवर कॉन्शियस इज क्लियर एंड वी फील कि हमें देश इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. बाकी लोग कुछ कहते रहे. थैंक यू सो मच रवि साहब. एक पूरी बात नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया. मैं फिर से एक बार इसके कुछ फॉलो अप आगे कर लूंगा आपसे. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you for calling.